सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। आज की हमारी इस वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या आखिर सच में उत्तर प्रदेश का दलित मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ आकर्षित हो रहा है, अपनी पार्टी बदल रहा है? और आखिर क्या क्या ऐसे कारण हैं, क्या क्या खूबियां हैं जिसके वजह से उत्तर प्रदेश का दलित चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहा है, और क्या गलतियां हैं जो मायावती ने इन पिछले करीब 7 से 8 साल के बीच में करी हैं? हमारे साथ जनाब शादाब साहब मौजूद है, उनसे पूरी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या कारण है। जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, हमने देखा है कि किस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर करीब पिछले लोकसभा 2019 में करीब 8 से 10 सीटें बीएसपी ने निकाली थी लोकसभा सांसद के रूप में, अब जीरो पर आ गई है। और जो चंद्रशेखर आजाद थे जिनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी, अब वो खुद नगीना से सांसद चुने गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है पिछले कुछ वक्त में उत्तर प्रदेश का दलित मायावती को छोड़ चंद्रशेखर आजाद की तरफ आकर्षित हो रहा है, मूव हो रहा है? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत अहम है। बल्कि हर वीडियो में आप बहुत गहन सवाल उठाते हैं, बहुत गहरे सवाल करते हैं। मुझे खुशी होती है कम उम्री में भी आप जो है वो मामूली सवाल नहीं उठाते, बहुत गहरे। शुक्रिया आपका। तो आपको इस सब्जेक्ट पर भी, चूंकि आपका बहुत गहन बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये, तो आपके दर्शकों को इसे भी बहुत ध्यान से बड़ी गहनता से इसको सुनना होगा, इस पर विचार करना होगा, तब आपकी या आपके दर्शकों की समझ में ये बात पूरी तरह से आएगी। देखिए, दरअसल भारतीय राजनीति आजादी के बाद से वो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रही। दूसरा ध्रुव था एक आरएसएस का, हिंदू मंच वगैरह बना था, बाद में फिर जो है वो जनसंघ थी, है ना। तो लेकिन उसको कोई खास कामयाबी मिलती नहीं थी। लोगों का आकर्षण जो था, जनता का आकर्षण जनसंघ के प्रति उतना नहीं था। कुछ एक खास विशेष वोटर वर्ग था बस, उसके अलावा और कुछ जनसंघ को मिलता नहीं था। एक दौर आया, आपने देखा इमरजेंसी लगी भारत के अंदर, और आज भी कोसा जाता है कांग्रेस को, श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरी तरह से मतलब काला दिवस संविधान हत्या दिवस के रूप में, है ना, पारित कर दिया। जी 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 जी। तो ये वो दौर था श्रीमती इंदिरा गांधी का जब वो पूरी तरह तानाशाह हो चुकी थी। हालांकि वो इतनी जबरदस्त लीडर थी, 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर अपने आप को देश का सबसे बड़ा नेता स्थापित कर दिया था। उसके बाद शायद वो निरंकुश हो गई थी। आपको अगर समझना है थोड़ा बहुत, जो पुराने लोग नहीं हैं, आपके नए दर्शक हैं, कम उम्र हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी से मिलती जुलती समझिए, अकेली प्रशासक, अकेली नेता, सिर्फ उन्हीं की चलती थी, बस वही है। तो वो मोदी जी की तरह थी। तो बहरहाल इमरजेंसी के बाद परिस्थितियां अचानक बदल गई और आरएसएस ने अपने संगठन को इमरजेंसी के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, उसको जबरदस्त समर्थन दिया। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बात को, क्योंकि आरएसएस के जो थिंक टैंक है आरएसएस का, उसको ये लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है कांग्रेस को कमजोर करने का, कि एक आंदोलन जो सर्वव्यापी या देशव्यापी बन रहा है उसको समर्थन देकर उसकी धार तेज कर दी जाए पीछे से रहकर। जैसा कि बहुत बाद में पता चला लोगों को कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो पूरी तरह आरएसएस समर्थित था, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किया गया था। सही था गलत था, मैं उस तरफ को नहीं जा रहा हूं, लेकिन बाद में सब जान गए इस बात को कि अन्ना हजारे को इस्तेमाल आरएसएस ने किया पूरी तरह से। सभी जो समझिए आपके उपकरण होते हैं, समझिए सभी हथियार, मीडिया वगैरह, सबका इस्तेमाल आरएसएस का जिन पर कब्जा था उनके जरिए, आंदोलन वो ठीक है ना। तो आम आदमियों को ये लगा कि ये अन्ना हजारे का आंदोलन है, वो अन्ना हजारे तो इस्तेमाल हो गए उसमें, वो आरएसएस का आंदोलन था। तो आप इसे समझिए कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत सारे नेता बड़े थे, लालू यादव जी भी उसी जो है आंदोलन की देन है। तो वो एक बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन था, जिसको आरएसएस ने समर्थन देकर उसकी धार को और तेज कर दिया। आरएसएस समझती थी कि भाई अब जो है कांग्रेस को हटाया जा सकता है सत्ता से, और आरएसएस की जो राजनीतिक शाखा थी वो जनसंघ,
उसका भी विलय कर दिया उन्होंने। जनता पार्टी जो बनी, एक राजनीतिक पार्टी बनी, उसके अंदर विलय कर दिया। आप देखें कितनी शानदार रणनीति उस टाइम आरएसएस की थी कि जब वो सरकार बनी मोरारजी देसाई की, तो आप देखिए कि बीजेपी के नेता, जो आज बीजेपी उस वक्त की जनसंघ थी, तो उसका विलय हो गया तो वो जनता पार्टी में चले गए। तो पहली बार कांग्रेस को जो है सत्ता से हटना, 1977 की बात है ना, तो हटना पड़ा उनको। हालांकि बाद में आपने देखा वो जूतियों में दाल बटी, है ना, और वो सारे नेता आपस में ही जो है वो लड़ने लगे, है ना। तो उसके बाद फिर जनता पार्टी से अलग होकर जो है वो जनसंघ ने अपना नया नाम रखा, भारतीय जनता पार्टी। तभी से वो भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप पहले से। दरअसल आरएसएस को ये खतरा उत्पन्न हो गया था कि समाजवाद के नाम पर असल में जो राजनीति हो रही है, चाहे उस राजनीति के करने वालों को खुद भी ना पता हो, लेकिन वो अपने आप, जैसे किसी चीज का बाई प्रोडक्ट होता है ना, कोई चीज के आपका इरादा तो नहीं होता लेकिन वो चीज बन जाती है। किसी फैक्ट्री में कबाड़ भी निकलता है, स्क्रैप भी निकलता है, तो स्क्रैप बनाने की फैक्ट्री थोड़ी होती है। स्क्रैप बाई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कुछ और होता है, स्क्रैप उसका बाई प्रोडक्ट होता है। इसी तरह समाजवाद का जो आंदोलन था उसका बाई प्रोडक्ट हुआ जातीय राजनीति, वो होने लगी। तो आरएसएस के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, ध्यान रखिए। क्यों? कि वो एक वृहद हिंदू समाज बनाना चाहती है, राजनीतिक रूप से जागरूक हिंदू समाज चाहती है। और अगर हिंदू जो है वो जातियों में बट गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? आरएसएस को होगा, है ना। तो आप देखें कि जब भी जातीय राजनीति तेज होती है तो उसी वक्त धर्म की राजनीति तेज होने लगती है। इसी चीज को समझकर जातीय राजनीति करने वाले लोगों ने भी समझ लिया कि धर्म की राजनीति जब भी कभी होगी तो उसकी काट सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति से हो सकती है, है ना। लेकिन बगैर किसी आधार के, बगैर किसी मुद्दे के तो राजनीति हो नहीं सकती। दरअसल ये महसूस किया जातीय राजनीति करने वाले नेताओं ने कि कांग्रेस के लंबे शासन में फायदा जो हुआ सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक, वो सवर्ण समाज को हुआ। बाकी के 85% लोगों को, ओबीसी को या बैकवर्ड को या दलितों को कोई फायदा हुआ नहीं। ये देखकर चौधरी चरण सिंह ने जाटों को आधार बनाया, बाकी जो और वंचित समाज थे उनको जोड़ा। लालू यादव जी ने यादवों को आधार बनाकर बाकी वंचित समाज, उसमें फिर माइनॉरिटीज को भी जोड़ने का काम। कांग्रेस की इन बुराइयों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल बनते गए जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना। अच्छा, जब उनके नेताओं ने उन्हें समझाया तुम्हें क्या मिला, तो वाकई जब वो ग्राउंड लेवल पर देखते थे उन्हें कुछ मिला भी नहीं था, एक आक्रोश पैदा हुआ, बहुत बुरी हालत थी। आप देखें ना कि माइनॉरिटी में मुसलमानों की हालत खराब, इतने दंगे कांग्रेस शासन के दौरान हुए और किसी भी दंगाई को कभी कोई सजा नहीं हुई, किसी जांच कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो मुसलमानों को भी लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, दलितों को भी लगा, बैकवर्ड को भी लगा। तो इस तरह जातीय राजनीति पनपी, तो उसके आधार मौजूद थे, जमीनी आधार मौजूद थे, हवा में नहीं कोई राजनीति होती है। इसको समझिए। फिर कभी हम इस बात पर भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति में कामयाब क्यों हुई, इसके भी आधार मौजूद हैं और इसके लिए मुसलमान भी जिम्मेदार हैं। ये किसी और वीडियो में आप मुझसे बात कीजिएगा तो हम तफसील से बताएंगे, इस पर बात करेंगे। आधार पर बहुजन समाज पार्टी भी बनी, दलितों को आधार बनाते हुए, ठीक है ना। काशीराम जी ने 1984 में पार्टी बनाई और काम किया, तो मैं उस वक्त जवान हुआ करता था। आपको हैरत होगी, काशीराम जी जब भाषण करते थे तो उसके शुरू में जो सबसे पहला जुमला होता था, सबसे पहली लाइन वो होती थी कि मेरी सभा में अगर कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर बैठा हो तो वो चला जाए, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। ऐसा काशीराम जी कहकर खुला कहा करते थे। भाषण की शुरुआत ही ये कहकर किया करते थे। तो उनका जो मूल आधार वोटर है जाट, वो तो बहुत खुश होता है। जाहिर है उसे ऐसा लगता था कि यार पहली बार हमको कोई हीरो मिला है, नेता इतना आक्रामक। दलितों के बीच में तो आक्रामकता थी ही नहीं, दबाया गया उन्हें हमेशा जी। तो उन्हें पहली बार लगा कि यार कोई नेता ऐसा है जो इतना खुला बोलता है। और बताऊं आपको, आपको याद नहीं होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें याद होगा, बहुजन समाज पार्टी बनी है तो उनका नारा देखिए शुरुआती, वो कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। आप समझिए कितना आक्रामक नाता है, नारा है। कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के दीवारों पर लिखा करते थे नारा रात रात भर। तिलक यानी पंडित ब्राह्मण, तराजू यानी बनिए वैश्य, तराजू यानी ठाकुर। तो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार।
अब ये जो राजनीति शुरू हुई है मुलायम सिंह के नेतृत्व में, बैकवर्ड की राजनीति, जिसमें यादव जो है वो आधार बने, चौधरी चरण सिंह जी के बाद अजीत सिंह ने जो है जाटों को आधार बनाया, उधर बिहार में लालू यादव की राजनीति होने लगी, इधर यूपी के अंदर और जातीय राजनीति की जड़ें जो हैं वो पनपनी शुरू हुई और जातियों में भी। तो आरएसएस को जाहिर है डर होगा इस बात का, यार ये तो मामला ही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने हिंदू कार्ड खेला, धर्म का कार्ड खेला, सबको एक करना शुरू करा, एक किया, इसलिए राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। ये कब की बात है ये? जातीय राजनीति जो शुरू हुई है तभी इसी के साथ साथ ये शुरू हुआ। हालांकि मुद्दा तो बहुत पुराना है और मुद्दा आरएसएस का है, और आरएसएस का मुद्दा इसीलिए कि वो धर्म के नाम पर इकट्ठा करना चाहती थी, कांग्रेस से तोड़ना चाहती थी। लेकिन जब जातीय राजनीति शुरू हुई तो अब इस आंदोलन को बहुत तेज करने की जरूरत थी, उन्होंने तेज किया। राम मंदिर का जो है वो मुद्दा उठाया, उसमें कांग्रेस से बहुत सारी गलतियां भी हुई, बहरहाल वो जो अभी कह रहे थे हम और वीडियो में बात करेंगे। तो राम मंदिर आंदोलन जो है बीजेपी ने शुरू किया इसी जातीय राजनीति से होने वाले नुकसानों से बचने के लिए राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। तो उस जमाने में बहुजन समाज पार्टी का नारा जानते हैं आप क्या है? लिखते थे वो, नहीं चाहिए हमको राम, हमें चाहिए काशी राम। बहुत बड़ा नारा हो गया अपने जी। अच्छा देखें, आपके मुलायम सिंह और काशीराम दोनों ने मिलकर समझौता करके यूपी का इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। सरकार बनी मुलायम सिंह की, ठीक है। बाद में वो आपस में विवाद हुए, वो चली नहीं, टूट टाट गई। लेकिन उस टाइम का नारा था मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगाया करते थे। अब थोड़ा सा आपको और समझना है कि वो जो चरम देखा है दलित राजनीति का आपने, बाद में काशीराम जी जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो बीमार लंबे अरसे तक रहे, पार्टी की कमान पूरी तरह से मायावती जी के हाथ में आई, तो मायावती ने तब भी बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है कि काम उन्होंने दलितों के लिए बेइंतहा काम किया है। लेकिन मायावती जी से रणनीतिक गलती ये हुई कि उन्होंने वो जो था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और 85 वर्सेस 15, 85% यानी बहुजन समाज और 15% सवर्ण समाज, तो वो जो था कि भाई हम 15% को चाहते ही नहीं, ये अब बहुजन समाज पार्टी जो है सर्व समाज पार्टी बन गई। यानी इन्होंने ब्राह्मणों को भी बड़े पैमाने पर, ठाकुरों को भी टिकट देना शुरू किया। ये वो दौर था कि जब मुझे ऐसा लगता है कि दलित समाज पहली बार उसे लगा कि यार हम तो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ हमने आक्रामक आंदोलन चलाया था, मायावती तो उधर जा रही हैं। लेकिन दलित खास तौर पे जाटव समाज ये बहुत ही कमिटेड रहा, बाशऊर समाज है राजनीति को लेकर। जाटव दलितों में सबसे ज्यादा विवेकशील, राजनीति को लेकर बाशऊर। आरक्षण का फायदा भी इनको जो है मिला है और सत्ता का फायदा भी इनको मिला है, ठीक। तो उन्होंने देखा कुछ गड़बड़ हो रही है। बहरहाल मैं अब उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मायावती जी जब सत्ता में नहीं, देखे सत्ता में कोई भी रहेगा तो सत्ता सुख भोगेगा, उसमें वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी करते हैं, सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। कौन है नेता? आपने देखा है कि एक एमपी अगर बिल्कुल गरीब घर से आपने देखा होगा एमपी बन जाता है तो 5-10 साल के अंदर वो तो अरबपति करोड़पति हो जाता है। तो कहां से हो जाता है? कोई सवाल करने कोई विधायक बनता है, आप देखते हैं विधायक मामूली आदमी होता है, 5 साल के कार्यकाल में वो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंच जाता है? कौन बेईमानी नहीं करता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बेईमानी अच्छी चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये तो एक आम प्रैक्टिस है राजनीति। सत्ता आते ही धन आने लगता है, तो जाहिर है वो धन लालू के पास भी आया होगा, मायावती के पास भी आया होगा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सत्ता सुख होता है। अब आपने देखा कि टीएन शेषन नाम का एक जो है चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, टीएन शेषन को भी लगाया गया। आज भी जनता याद करती है कि टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त हुआ, इतना सख्त क्या था उस वक्त। जातिवादी राजनीति को कमजोर करने के लिए उनके लोग ज्यादा ना जीत पाए और ये राजनीति कमजोर हो, क्यों उसके बाद फिर टीएन शेषन जैसा आदमी क्यों नहीं आया? क्या सारे ईमानदार हो गए? या फिर लाया नहीं गया। जब वो राजनीति खत्म कर दी तो उसके बाद फिर वो मामूली, हमेशा भी ये पक्षपात होता। उस जमाने में रोकने के लिए लाया गया। अगर फिर मैं दावा कर रहा हूँ दलित राजनीति का उत्थान अगर आप देखेंगे तो आप अचानक ये पाएंगे प्रशासन ईमानदार हो गया। दलित राजनीति जब जब तरक्की करेगी तो प्रशासन भी आपको ईमानदार नजर आने लगेगा। पिछले कुछ वक्त में देखने को भी मिल रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह से कार्यवाही कर रहा है वो जो ज्यादातर अपोजिशन के ऊपर कर रहा है। जी हाँ, तो ये सत्ता की मानसिकता ऐसी होती है। अब हम देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से ऐसे आरोप जो बहुजन समाज के चिंतक हैं, दलित राजनीति के चिंतक हैं, दलित राजनीति
के थिंक टैंक है वो तक कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मायावती जी का कोई ना कोई ऐसा मामला है जो सरकार के, भाजपा के हाथ में है कोई फाइल, कि अगर मायावती जी ने राजनीति में यानी कि सक्रिय हुई तो उन्हें जेल में जाना पड़ सकता, और मायावती जी डर गई। पिछले लोकसभा चुनाव में तो आम लोग कह रहे थे कि भाई मायावती जो है वो पार्ट होंगी इंडिया गठबंधन का, आपने भी सुना होगा। आखिर तक है ना, सोचा जा रहा था कि आचार संहिता लगने के बाद वो है ना, शायद शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो दलित चिंतक है वो तक मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है ऐसी। बात देखी गई है पिछले कुछ सालों में, वो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बड़े मुद्दे पे नहीं बोली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, कोई। जबकि ये वो मायावती हैं, ये वो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने वाली अगर भारत की राजनीति में कोई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी। 8-10 लाख लोगों की रैली करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, तो बिल्कुल असक्रिय हो गई, बिल्कुल इनएक्टिव हो गई राजनीति के अंदर। नतीजे में जो उनका वोट बैंक है वो हालांकि लगा रहा काफी लंबे वक्त तक, लेकिन इस बार चुनाव में उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाना है। नतीजे में वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी उनके उम्मीदवारों के साथ गए। उस बात को समझ है कि इस बार अगर गैर बीजेपी सरकार को जिताना है तो बीएसपी को वोट नहीं देंगे। जी, वो समझ गए कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करके हमारे अधिकारों का जो छीना जा रहा है या खत्म किया जा रहा है, तो 400 पार का नारा बीजेपी ने लगाया था, उससे उनको डर हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो आरक्षण ना खत्म करनी। ठीक है, मुद्दा था, और वो देख रहे थे कि भाई हमारे जो है वो अधिकारों को छीना जा रहा है, ये इल्जाम लगा ही रहे थे लोग बाग उनके, जमीनी स्तर पर भी देखा जा रहा था। तो उन्होंने जो है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जो है वो समर्थन दिया। अब इसमें चंद्रशेखर जी की बात कीजिए आप, चंद्रशेखर आजाद जवान लड़का है, उसने मेहनत की, बहुत चाहा कि मायावती जी उसको समर्थन दे दें, उसे अपनी पार्टी में ले लें, को बड़ा पद दे दें। जवान खून, मेहनती आदमी, निडर आदमी, हर जगह हर दलित मुद्दे पर या अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कूदने वाला आदमी। आपने देखा होगा कि ओखला में एनआरसी आंदोलन में भी चंद्रशेखर आजाद वो फेमस हुए थे, लोगों है ना, जामा मस्जिद पहुंच गया वो, संगठन अपना भीम आर्मी के नाम से चला। ठीक है जी, मुसलमानों में लोकप्रिय हुआ अपनी मेहनत के दम पर। वही आक्रामकता जो काशीराम जी में दलितों ने देखी थी, वो आक्रामकता चंद्रशेखर आजाद में देखते हैं, अपने मुंह तान के रहता है वो, खास करके जब मायावती लगातार चुपती, ठीक, अपनी मूंछों पे ताव देता हुआ नजर आता है ठाकुरों की तरह। दलितों को ये बात बहुत ही अपील करती है कि यार हमारे भी लोग मूंछों पे ताव दे सकते हैं ठाकुरों की तरह, वो नजर आता है। तो वो एक आक्रामक प्रतीक दलित राजनीति का रहा, लेकिन दलित बहुत ही ज्यादा शौरमंद है। वो इंतजार कर रहा है कि यार किसी भी आदमी को पहले देखते हैं वो किस कदर मेहनत कर सकता है, कभी टूटेगा तो नहीं जेल जाने से, कभी वो छोड़ तो नहीं देगा, कभी कोई दलाली तो नहीं करने लगेगा। एक अपनी है ही मायावती, चलो उसी के साथ लगे रहो, लेकिन लगातार मायावती जी की असक्रियता, इनएक्टिव रहना दलितों को निराश जो है वो कर गया। अब ये मौका मिल गया, देखिए कुदरत सबको मौका देती है, चंद्रशेखर आजाद को मौका मिल गया नगीना से। हालांकि बहुत उसने कोशिश की कि भाई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, मतलब इंडिया गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक, वो शामिल कर ले उसको, लगातार इस कोशिश है ना। ऐसा नहीं हुआ तो वो नगीना से खड़ा हुआ। सपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, क्यों ना उतारती भाई। सपा कांग्रेस क्यों चाहेगी दलितों के अंदर नेतृत्व, भाई भाजपा नहीं चाहेगी, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन सपा और कांग्रेस भी नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? वो चाहेंगे कि जो मायावती से निराश हो हमारे पास आए, वो क्यों अपने सर पर एक नया दलित नेतृत्व जो है वो स्वीकार करें। अल्लाह अल्लाह करके तो मायावती से पीछा छूटा उनका, वो सोच रहे हैं कि जो इनका जी इनके भटकते हुए जो वोटर्स हैं वो हमारे पास आए। आप देखते होंगे ना, अखिलेश कहते हैं कि हम मान्यवर काशीराम जी के और अम्बेडकर जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? दलित नेता जनता को आकर्षित करें। तो ये बेहतरीन और सुनहरा मौका कुदरत ने चंद्रशेखर आजाद को दिया, और नगीना क्षेत्र की जनता ने बहुत ही मैं समझता हूँ मुसलमानों ने खास तौर पर मेजोरिटी सीट है, हालांकि वो आकर्षित नहीं मुस्लिम, हाँ मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीट है, मुसलमानों ने उस सीट पर सपा को छोड़कर चंद्रशेखर को वोट दिया। ये बहुत बड़ा फैसला, ये अलग बात है कि वो एहसान उनका माने ना माने मुसलमानों का। बहुजन समाज पार्टी भी जो कामयाब है उसमें बहुत बड़ा हाथ मुसलमानों का है। ये अलग बात है कि मायावती उनका एहसान ना माने। मायावती का तो तरीका यही है कि वो अपने हार का ठीकरा सब मुसलमानों के सर पे फोड़ती है ना। चंद्रशेखर कल को हो सकता है ऐसे ही कर दें, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने सपा जैसी फेवरेट पार्टी को, जो उनकी पसंदीदा पार्टी थी, उसको छोड़कर उन्होंने रिस्क उठाया और उन्होंने चंद्रशेखर को वहां से जिताया।
अब देखते हैं चंद्रशेखर राजनीति में अपने क्या करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मायावती जी पूरी तरह से डरी हुई हैं। अपने भतीजे को, आकाश आनंद को आपने देखा उत्तराधिकारी अपना बनाया, भतीजा बनते ही उत्तराधिकारी जो भाजपा के खिलाफ लठ लेकर खड़ा हुआ, उसके भाषण देखिए आप। बहुत कुछ टाइम फिर ऐसा लगा था पीएसपी चार्ज होना शुरू हो गई है, है कुछ ना, ना कुछ इस बार कर देगी, लेकिन फिर है तुरंत ना, एकदम से बयान आता है, उन्हें उत्तराधिकारी हटा दिया। हटा दिया उन्होंने, निकाल दिया। इसका मतलब कितनी दहशत है। यानी वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मायावती डरी हुई है, तो लगता है उनके इल्जाम में जो है वो सच्चाई है। तो अब चंद्रशेखर आजाद को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहां मैं एक बात आपके लिए और अर्ज करूं, आप अभी पूछ रहे थे मुझसे, क्या पूछ रहे थे आप? वो मायावती से गलती और क्या क्या हुई, क्या हुआ, ये जो आंदोलन इतना चल रहा था और वो ठप हो गया बिल्कुल, यानी मायावती की पार्टी से क्या गलतियां हुई? बहरहाल आपने कुछ ऐसा बीच में सवाल। देश में बड़े पैमाने पर पिछले 4-5 सालों में बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो दिल्ली का एनआरसी हो, ये को लेकर हो, किसान आंदोलन हो, या फिर जो रेसलर्स थे, जी जी पहलवान, उनका आंदोलन हो, उस पर वो पूरी तरह चुप्पी साधे रहे। जी जी। अभी ऑफ द कैमरा जब आप बैठे थे यहाँ मेरे पास आए थे, तो आप ये कह रहे थे कि भाई क्या गलतियां हुई दलित राजनीति में, और उसे और चंद्रशेखर आजाद को क्या इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उस पर बताता हूँ आपको। जो सबसे बड़ी गलती है उसको ध्यान रखिए। अखिलेश ने अपनी गलती को सुधारा है, तेजस्वी अपनी गलती को सुधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये इल्जाम लगाने में कामयाब हुई और उसने धरातल पर साबित किया जमीनी सतह पर कि समाजवादी पार्टी का फायदा सिर्फ यादवों को हुआ है। जो गैर यादव बैकवर्ड हैं उनका तो हक यादव खा गए। यही बिहार के अंदर उन्होंने साबित किया। अदर बैकवर्ड में जो यादवों के अलावा जो दूसरे बैकवर्ड हैं, कि भाई तुम इस पार्टी को वोट देना तो सिर्फ यह है कि यादव गर्दी चलेगी। ठीक, बिल्कुल उसी तरह यूपी में ये संदेश देने में भाजपा कामयाब रही कि दलितों, यानी जो गैर जाटव दलित हैं, जाटवों के अलावा जो दलित हैं, उनका सारा हक तो जो है वो, उनकी मलाई तो जो है दलितों के नाम पर जाटव खा गए। ठीक है ना। अगर राजनीति कामयाब करनी है, अखिलेश ने सुधार किया, तो ना सिर्फ अखिलेश को बल्कि ना सिर्फ तेजस्वी को बल्कि उनके आधार वोट यादव को भी जमीनी सतह पर ऐसी चीजों से बचना पड़ेगा जिससे लगे कि जब इनकी सरकार होती है तो यादव गर्दी होती है, यादव मजे लेते हैं, बाकी लोगों का हक मारा जाता। बिल्कुल उसी तरह अगर चंद्रशेखर को अपनी राजनीति कामयाब करनी है तो उन्हें यह संदेश गैर जाटव दलितों को देना पड़ेगा कि जाटव राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम दलित राजनीति कर रहे हैं। और यह संदेश अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को भी देना पड़ेगा कि उनकी राजनीति एक बड़े कैनवास की राजनीति है, और ये दिखाना पड़ेगा करके। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो आप यकीन जानिए कि मायावती की तरह एक दिन वो भी फेल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी वो गलतियां जो पिछली जाति आधारित पार्टियों ने की, वो अगर अब चंद्रशेखर ना दोहराए, उनसे सीखें, तो ही वो आगे बढ़ने में लगातार कामयाब होंगे। जी मैं ये अगर कहूँगा। वरना इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ही पहुंचेगा हर जी हाल में। जी जी बिल्कुल पहुंचेगा। और उन्हें देखना चाहिए कि वो कौन से वर्ग हैं, जातीय वर्ग, जो किसी भी पार्टी में भारत के अंदर घुसकर उस पार्टी का जो मूल भाव होता है उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। उन्हें वो उन वायरसेस को पहचानना पड़ेगा, वो कौन से वायरस हैं जो किसी भी राजनीतिक दल में जब देखते हैं वो तरक्की कर रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता, तो वो उसमें घुस जाते हैं और घुसकर उसको तबाह करते हैं। ये वायरस उन्हें पहचानने होंगे और अपनी पार्टी का वैक्सीनेशन उन वायरस के खिलाफ उनको करना पड़ेगा, तब जाके वो पहले अपनी अपनी राजनीति। गलतियों को उन्हें सुधारना पड़ेगा। बहरहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज है, किस तरफ रुख है, आने वाली 10 विधानसभा उपचुनावों में पता चलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं या फिर लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने बनाया है वो एक पांडे समाज से आने वाले, मैं उनका नाम नहीं ब्राह्मण। जान पा रहा, ब्राह्मण है। डिप्टी नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष उन्होंने मुसलमान को बनाया है, महबूब अली शायद उनका नाम है। तो इससे पता चलता है कि वो अपनी गलतियों को सीधा सीधा तौर पर सुधार रहे हैं। अब इसका कितना फायदा होता है, ये आने वाले चुनावों में पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए हमारा अगला मुद्दा कौन सा हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। शुक्रिया।